हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से हो रही होगी। और हम लोग जेनेटिक्स का ये जो चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, अब हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चे, हम लोग इसमें बात करेंगे आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें जो है इसमें, क्रोमोजोमल डिजॉर्डर्स। लास्ट डे हम लोग चर्चा किए थे मेंडेलियन डिजॉर्डर्स, और आज का चर्चा रहेगा हमारा क्रोमोजोमल डिजॉर्डर। तो क्रोमोजोमल डिजॉर्डर में बच्चे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्या स्थिति है क्रोमोजोमल डिजॉर्डर में। तो क्रोमोजोमल डिजॉर्डर बच्चे दो तरह का हो सकता है। एक डिजॉर्डर हो सकता है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम के नंबर में कोई चेंजिंग हो तो वो एक अलग तरह का डिजॉर्डर होगा, दैट इज द म्यूटेशन होगा, और इसको हम लोग कहते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्रोमोजोम के नंबर में अगर किसी भी तरह का चेंजिंग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। और क्रोमोजोम के अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग होता है तो उसको आप कहते हैं क्रोमोजोमल एबेरिएशन कहते हैं। बच्चे, क्रोमोजोमल एबेरिएशन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। स्ट्रक्चर में चेंजिंग वाला जो है हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। हम लोगों को करना है जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि जीनोमेटिक म्यूटेशन की बात करने हैं। हम लोग को जीनोमेटिक म्यूटेशन की बात करते हैं। तो बच्चे, इस जीनोमेटिक म्यूटेशन जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है यूप्लॉइडी और दूसरे को हम लोग कहते हैं अन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, अगर कंप्लीट क्रोमोजोम के सेट में चेंजिंग अगर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं यूप्लॉइडी। सपोज कर लीजिए कि अगर वह नॉर्मली एक क्रोमोजोम का सेट कैसा होता है, एक क्रोमोजोम का सेट होता है 2x नॉर्मल। अगर 2x में रहेगा तो इसको हम लोग डिप्लॉइडी कहते हैं। अगर वो सेट जो है चेंज होकर के हाफ हो जाए तो इसको आप मोनोप्लॉइडी कहेंगे। और मोर देन 2x अगर हो जाए तो हम लोग उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे 3n हो जाए, 3n हो जाए यानी कि 3x हो जाए, 3 टाइम्स जो है मल्टीपल हो जाए। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे नॉर्मल क्रोमोजोम्स जो हैं कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 23 इंटू 2। अगर 22 इंटू 3 हो जाए तो हम लोग ट्रिप्लॉइड कहेंगे। 23 इंटू 4 हो जाए तो टेट्राप्लॉइड कहेंगे। तो 2 से ज्यादा मल्टीपल जब होगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, उसको पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। और हम लोगों को अपने इस सिलेबस के अंतर्गत इस यूप्लॉइडी की भी चर्चे नहीं करने हैं। हाँ, पॉलीप्लॉइडी के लिए एक बात हम आपको बता दें कि पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के केसेस में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जिनमें उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है। बट आज हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे क्या चीज, अन्यूप्लॉइडी। अन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या चीज कि क्रोमोजोम की पूरे क्रोमोजोम सेट में किसी एक या एक से कुछ अधिक क्रोमोजोम्स के नंबर में कुछ परिवर्तन होता है तो आप उसको क्या कहते हैं, अन्यूप्लॉइडी कहेंगे। जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि क्रोमोजोम के पूरे नंबर में एक कोई क्रोमोजोम ऐड हो जाए, पूरे क्रोमोजोम में एक कोई भी क्रोमोजोम ऐड हो जाए तो इस स्थिति को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। और अगर कोई क्रोमोजोम का पूरे सेट से कोई एक क्रोमोजोम गायब हो जाए तो उसको हम लोग मोनोसोमी कहते हैं। और यही चीज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। ट्राइसोमी में पहला एग्जाम्पल हम लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है।
क्या चीज के बारे में पढ़ना है? डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग पाएंगे क्या चीज कि इसमें 21st क्रोमोजोम आउट ऑफ 23 क्रोमोजोम्स 21st जो क्रोमोजोम होता है वो एडिशनल हो जाता है। यानी कि इसमें 21st क्रोमोजोम कितने टाइम्स हो जाएंगे? 3 टाइम्स हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। ऐसा ही एक और डिजीज जो है, या ये कहा जाए कि डिजॉर्डर जो है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है। और मोनोसोमी का केस जो है हम लोग पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। ये 3 तरह के सिंड्रोम्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग एक एक करके जो है सभी तरह के, यानी कि तीनों तरह के सिंड्रोम के बारे में जानकारी लेते हैं। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे फिर क्या चीज? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को डिस्क्राइब पहले किसने किया? इसके जो डिस्कवरर है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम, अर्थात लैंगडन डाउन। दैट इज कि 1866 में इस तरह के सिंड्रोम का खोज किए। अर्थात उसमें उन्होंने पाया क्या चीज कि 21st क्रोमोजोम जो है उसमें एडिशनल है, एडिशनल 21st क्रोमोजोम, अर्थात हैव एडिशनल 21st क्रोमोजोम कह सकते हैं। अर्थात अगर इसका कैरियोटाइप की अगर बात की जाए तो कितने क्रोमोजोम हो जाएंगे? जनरली कितने क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 23 पेयर, दैट मींस 46 होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? एक क्रोमोजोम अधिक हो गया, अर्थात उसमें 47 क्रोमोजोम्स हो जाएंगे। अर्थात ये हम लोग कहेंगे जनरली हमारे पास इसमें हो जाएंगे, यानी कैरियोटाइप। कैरियोटाइप की अगर हम लोग बात करें, अर्थात न्यूक्लियस का सेटअप कैसा होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम का सेटअप, कैरियोटाइप, तो 47 क्रोमोजोम्स होंगे इसमें। 47 क्रोमोजोम्स होंगे, जिसमें कि 45 प्लस 2 क्रोमोजोम्स यानी कि एक्स वाई होगा। ऐसे आपने कितना पढ़ा? 44 प्लस एक्स वाई। 44 ऑटोजोम्स पढ़े ना सेक्स डिटर्मिनेशन में, 44 प्लस एक्स वाई, यानी 44 के बाद एक्स 45 और वाई 46। 46 क्रोमोजोम्स का सेटअप होता है। लेकिन अभी कितना हो गया? 45 के बाद 46 एंड 47 क्रोमोजोम्स का सेटअप हो जाता है। इससे क्या नुकसान होता है? कई तरह के डिजॉर्डर आ जाते हैं बच्चों, और जो सिम्टम्स के रूप में हमें दिखाई पड़ता है कि शॉर्ट स्टैचर, हाइट कैसा हो जाता है? आप फिगर में भी देख पाएंगे, एनसीईआरटी वाला बुक का फिगर जो है इस तरफ में डिस्प्ले हो सकता है, उसमें आप देखेंगे क्या चीज कि हाइट इस व्यक्ति की क्या हो जाती है? काफी कम हो जाती है। और दूसरा चीज कि माउथ जो होता है बड़ा हो जाता है, और पार्शियली ये ओपेंड होता है। पार्शियली कैसा है? हल्का सा ओपेंड होता है। इसके टंग जो होते हैं, इनके टंग जो है फ्यूरोड होते हैं, अर्थात उसमें रिंकल्स होते हैं, बिग एंड रिंकल टंग, ब्रॉड फेस, चौड़ा इनका चेहरा मिलेगा, पाम भी चौड़ा होगा, बड़ा होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे क्रीजेज होंगे, यानी कि रिंकल्स होंगे। और अगला चीज कि वो मेंटली रिटार्डेड होगा, मेंटल ग्रोथ जो होगा उसका बहुत ही कम होगा। तो ऐसा चीज हम लोग बच्चे क्या चीज में देखते हैं? डाउन सिंड्रोम में देखते हैं। अब अगली बात हम लोग करेंगे क्या चीज? जी हाँ बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, ये बताया जाए कि एक्स क्रोमोजोम एडिशनल एक्स क्रोमोजोम के चलते होता है। एडिशनल एक्स क्रोमोजोम, अर्थात यहां पर कैरियोटाइप क्या हो जाएगा? कैरियोटाइप
टाइप। टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी यहां पर भी एक क्रोमोजोम एडिशनल है, अर्थात 47 क्रोमोजोम्स होंगे। 47 क्रोमोजोम्स होंगे। बट इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई। इसका स्ट्रक्चर होगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो बच्चे आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? 2 एक्स और 1 वाई है, यानी फीमेलनेस भी दिख रहा है इसमें। डबल एक्स का मतलब क्या चीज? फीमेलनेस। और एक सिंगल वाई का मतलब क्या चीज? मेलनेस। तो इसके सिम्टम्स में ये साफ चीज दिखेगा आपको कि इनमें मैस्कुलिन डेवलपमेंट भी होता है और फेमिनिन डेवलपमेंट भी होता है। मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन। कुछ डेवलपमेंट मैस्कुलिन होते हैं यानी मेल के, और कुछ डेवलपमेंट इसमें क्या होते हैं? फीमेल के होते हैं। फीमेल का डेवलपमेंट यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, और ऐसे कंडीशन को हम लोग गाइनेकोमास्टिया कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने होंगे। गाइनेकोमास्टिया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेवलप होती हैं, उनको आपका क्या कहते हैं? गाइनेकोमास्टिया कहते हैं। और ऐसे लोग कैसे होंगे? एस्टेराइल होंगे। ठीक, तो ये रहा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इनको आप डायग्राम में, आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम में देख पा रहे होंगे। लंबा चौड़ा व्यक्ति आपको ये दिखाई पड़ेगा, देखने में मैस्कुलिन है, बट इनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है। ठीक, तो ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हुआ। अब अगली बात हम लोग करेंगे क्या चीज? ये टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। जी हाँ बच्चों, हम लोग अब बात कर रहे हैं क्या चीज? टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम अर्थात मोनोसोमी का केस है। इससे पहले हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइसोमी का। ट्राइसोमी, जिसमें आपने देखा था क्या चीज कि एक क्रोमोजोम क्या हो जाता था? अधिक हो जाता था। एक क्रोमोजोम के अधिक होने से एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम 3 सेट में पाए जाते थे, इसलिए वो ट्राइसोमी कहा गया। लेकिन अब हम जो बात करेंगे क्या चीज कि इसमें एक क्रोमोजोम डिलीटेड हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है। तो पहले से ही क्या होता है? नॉर्मल में 2 क्रोमोजोम होता है, उसमें से एक कम ही हो गया, तो अब बचा कितना? 1 क्रोमोजोम। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। अर्थात इसकी कैरियोटाइप क्या हो जाएगी? इसमें कैरियोटाइप में यानी 46 क्रोमोजोम्स जो होते हैं, उसमें से एक क्रोमोजोम क्या हो गया? कम हो गया। इसका कैरियोटाइप क्या होगा? 46 में से एक क्रोमोजोम कम हो गया, यानी कि 45 क्रोमोजोम्स होंगे। 45 क्रोमोजोम्स होंगे, अर्थात 45 में क्या होगा? एक एक्स क्रोमोजोम कम हुआ है, अर्थात ये कहेंगे कि 44 प्लस x0, ये क्या होने वाले थे? x होते तो नॉर्मल होते। ये केस x0 यानी 44 प्लस x0 का, यानी ऐसा कंडीशन जो है ये फीमेलनेस की तरफ बता रहा है, लेकिन वो फीमेलनेस जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई। मेलनेस कब होता है? जब Y क्रोमोजोम होगा। इन द एब्सेंस ऑफ Y क्या होगा? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ही होगी। तो ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स? इसका सेक्स क्या होगा? फीमेल होगा। बट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट सो मच डेवलप्ड हियर। इसलिए ऐसे सिम्टम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये स्टेराइल होंगे, ओवरी रूडिमेंट्री होगी, और अदर भी सेक्सुअल ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं उनमें लैक करेगा। तो ये चीजें जो हैं आपको टर्नर सिंड्रोम की बात होंगी, ये भी आप ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अपना टेक्स्ट बुक का जो एनसीईआरटी का फिगर जो होगा, यानी फीमेल कैसा दिख रही है, जो कि फिजिक्स से उतना
आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक से इनका पता जरूर चल जाएगा। तो यही रही बाबू बच्चे क्या चीज का, टर्नर सिंड्रोम का। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज, पेडिग्री एनालिसिस का। जी बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज का, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक ट्रैट का जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन स्टडी करें और उसका पिक्टोरियल एनालिसिस करें, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। यानी कि किसी भी तरह का जेनेटिक अगर डिजॉर्डर है तो हम लोग पता कर सकते हैं उसके कहीं पिछले और आगे जेनरेशन में क्या होने की संभावना है। तो ये है पेडिग्री एनालिसिस बच्चे। देखिए कुछ केसेस जो है हम लोग यहां पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले तो आप सिंबल समझ लीजिए, ये स्क्वायर शेप्ड जो होता है ये क्या चीज के लिए, ये मेल है, ये मेल। और जो सर्कल में है ये इसको, ये क्या चीज ये डिनोट करता है, ये करता है फीमेल को, ये मेल और ये फीमेल को, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दैट मीन्स इनमें मैटिंग हो रहा है। वर्टिकल लाइन से हम लोग क्या दिखाते हैं, उनके ऑफरिंग्स को दिखाते हैं। ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है, ये इसकी सेकेंड जनरेशन और ये इसकी थर्ड जनरेशन है। अगर कोई कलर्ड है तो समझिए कि किसी भी डिजॉर्डर से वह अफेक्टेड है। अब ये एक पेडिग्री एनालिसिस करना है हम लोगों को, तो इसमें पूछा जाता है क्या चीज, तीन तरह के सवाल देखिए पीछे ये आया हुआ है सवाल कि इज द ट्रैट इज रिसेसिव और डोमिनेंट, इज द ट्रैट इज रिसेसिव और डोमिनेंट। तो बच्चे इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, ये डिजीज जो होगा रिसेसिव होगा। पहला चीज रिसेसिव होने का कारण क्या है, इसका कारण है कि पेरेंट्स अगर कोई अफेक्टेड नहीं है, पेरेंट अगर कोई अफेक्टेड नहीं है और अगली जनरेशन जो है अफेक्टेड हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, ये रिसेसिव होगा। पहला केस ध्यान से सुने आपने, पेरेंट्स अगर अफेक्टेड नहीं है और उनकी ऑफरिंग्स अफेक्टेड हैं, इसका मतलब पहले जाता है क्या चीज कि यह रिसेसिव होगा। अब दूसरा चीज कि वेदर इट इज ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड। तो आप देख पा रहे हैं कि इस केस में हम लोग इसको भी कलर कर देते हैं, एक सवाल अलग तरह का लेंगे कि इसमें दोनों ही सेक्स, देखिए मेल भी और फीमेल भी दोनों अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड है, इसलिए यह क्या कहा जाएगा, ऑटोजोमल डिजॉर्डर कहा जाएगा। अगर कोई एक ही तरह का सेक्स अफेक्टेड होता तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको सेक्स लिंक्ड है। लेकिन इनमें मेल भी और फीमेल भी दोनों अफेक्टेड है, इसलिए हम लोग इसको ऑटोजोमल कहेंगे, ऑटोजोमल डिजॉर्डर कहेंगे। अब तीसरा चीज पूछा जाता है कि इनके जीनोटाइप क्या हो सकता है, किसी पर्टिकुलर, कोई मान लीजिए कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, इनके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, कोई भी एक चाइल्ड का जनरेशन में दिया जा सकता है, ये चाइल्ड हो गए, ये ग्रैंड चाइल्ड हो गए। अगर सपोज कर लिया जाए कि चूंकि ये ऑटोजोमल है, अगर पूछा जाता है कि इनके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, तो चूंकि ये रिसेसिव है तो इनके जीनोटाइप को आप
कैपिटल ए और स्मॉल ए से लिख सकते हैं। ये भी रिसेसिव है, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए से लिखेंगे। लेकिन अगर ये अफेक्टेड है, इसका मतलब क्या चाहिए, और रिसेसिव है ही, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये भी इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका जीनोटाइप क्या होगा, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, या दोनों ही कैपिटल ए हो सकता है। ये कैपिटल ए कैपिटल ए दोनों ही केसेस में हो सकते हैं। ऐसे ही जो अफेक्टेड नहीं है, इस केसेस में वो या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए और स्मॉल ए से लिखे जाएंगे। जनरली यही लिखते हैं हम लोग। वही चीज तो अब आप यहां पर भी समझ गए होंगे, इसका जीनोटाइप क्या चीज है, स्मॉल ए और स्मॉल ए। इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। एक दूसरा केस है, देखिए केस नंबर, ये फर्स्ट था और ये केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें यानी ये मेल, ये फीमेल और ये है मेल है। इसमें एक पेरेंट जो है अफेक्टेड है और उनके ऑफरिंग्स भी अफेक्टेड है। इसका मतलब कि ये रिसेसिव नहीं है। ये कैसे हैं, पहले केस में हम लोग इसको कहेंगे क्या चीज, डोमिनेंट कहेंगे। पहले केस में क्या कर लेंगे, जब इनके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और ऑफरिंग्स भी अफेक्टेड है, इसका मतलब क्या चीज, ये डोमिनेंट है। यहां पर आपने देखा क्या चीज कि इनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं थे और उस अगले जनरेशन में इनका प्रभाव दिख रहा है, इसका मतलब ये रिसेसिव था। लेकिन यहां पर आप देखेंगे क्या चीज कि इनके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और अगले जनरेशन में भी दिख रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा सवाल आएगा क्या चीज कि ये डोमिनेंट ट्रैट है। अब रह गई बात कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो ये ऑटोसोमल है, क्यों, क्योंकि मेल में भी दिख रहा है और फीमेल में भी दिख रहा है। तो दूसरा हम लोग केस इसका क्या ले रहे हैं कि ये ऑटोसोमल है। अब रह गई बात इसके जीनोटाइप का। अगर इसके जीनोटाइप का बात करें हम लोग, तो इसका जीनोटाइप जो होगा, चूंकि ये डोमिनेंट ट्रैट है, रिसेसिव में ये इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, अर्थात इसका जीनोटाइप स्मॉल ए और स्मॉल ए से दिखेगा। इसका जीनोटाइप जो है कैपिटल ए और स्मॉल ए से। ये सभी के सभी जो है जिसमें नहीं दिख रहा है वह स्मॉल ए और स्मॉल ए होगा, और जिसमें ये अफेक्ट दिख रहा है, डिजॉर्डर दिख रहा है, उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा। तो इस तरह से आपसे एक सवाल पूछा जाता है। अब एक थर्ड केस भी हम लोग लेते हैं, यानी कि सेक्स लिंक्ड का क्या स्थिति होगी। तो अगले में ये फ्लो चार्ट में हम लोग बात करते हैं। जी हाँ बच्चों, अब हम लोग थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस जिसमें आप देख पा रहे हैं एकदम बिल्कुल मेल और फीमेल अफेक्टेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यह कैसा ट्रैट हो जाएगा, यानी कि पेडिग्री हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। दूसरा चीज आप देख पा रहे हैं कि अब ऑटोसोमल होगा कि सेक्स लिंक्ड होगा। तो आप देखिए इसमें कि केवल एक ही सेक्स जो हो रहा है वह अफेक्टेड हो रहा है, दैट इज ये मेल अफेक्टेड हो रहे हैं, मेल अफेक्टेड हो रहे हैं।
इसका मतलब क्या चीज कि ये सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है। और बच्चे ये केस हो जाता है हीमोफीलिया का, यह केस किसका हो जाता है? हीमोफीलिया का, क्योंकि फीमेल्स क्या होती हैं? कैरियर होती हैं। फीमेल चूंकि यह रिसेसिव है तो वह कैरियर होती हैं, लेकिन मेल जो होता है यानी एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी सेक्स लिंक्ड में कैसा है? एक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड है, तभी अब केवल मेल में आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। अब यहां पर इसकी जीनोटाइप होगी क्या क्या चीज, चूंकि अब साफ दिख गया क्या चीज कि ये हीमोफीलिया का केस है, हीमोफीलिया का। अर्थात आपको बताया जाए कि हीमोफिलिक अगर है तो समझ लीजिए कि यह एक्स एच और ये क्या चीज है? वाई है। इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? एक्स एच और वाई, ये हीमोफिलिक हो गया। और इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप हो जाएगा एक्स एक्स होगा। अगर पूछा जाएगा क्या चीज तो ये हो सकता है एक्स और एक्स हो सकता है, या एक्स एच हो सकता है। ये इसका एक्स एच हो सकता है, क्योंकि अगर ये कैरियर है, क्योंकि फीमेल कैरियर है तभी तो, फीमेल कैरियर है तभी तो एक्स, क्योंकि मेल से क्या चीज? एक्स क्रोमोजोम तो आता नहीं है ये फीमेल में, मेल से, हाँ सॉरी, एक्स क्रोमोजोम आएगा, लेकिन फीमेल तभी बनेगी जब उसका एक्स क्रोमोजोम जो है फर्टिलाइज्ड होगा। तो यहां आप देख पाएंगे कि मदर साइड से एक एच आया होगा कैरियर, और ये फादर साइड से होगा, तो इसकी स्थिति ऐसी हो सकती है, यानी कि ये ऐसा बन सकता, इसका जीनोटाइप हो सकता है। इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? ये चूंकि मेल है और मेल में यह हो नहीं सकता है, यानी कि ये कैरियर है, अर्थात ये एक्स और वाई इसका जीनोटाइप होगा। तो इस केस को थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चे। यानी फीमेल यहां पर क्या दिखेगी? कैरियर की तरह से। अगर मेल अफेक्टेड है तो आप समझ सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, क्योंकि ये कैरियर हो नहीं सकता है और ये रिसेसिव है और एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम है। तो ये पूरी फ्लो चार्ट को जो है हम लोगों को ऐसे समझने की जरूरत है। जो भी अफेक्टेड मेल होगा उसका फिनोटाइप क्या होगा? एक्स एच और वाई, एकदम फिक्स्ड एक्स एच एंड वाई। ठीक, तो ये रही बच्चे पेडिग्री एनालिसिस। इस तरह के सवाल आपको और कुछ प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। ऐसे ही सवाल जो हैं इस चैप्टर के आते हैं, और कुल मिला जुला करके हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे जहां से, उन टॉपिक को हमने डिस्कस किया, और हमें आशा है आप इसको जरूर देखेंगे, बार बार देखेंगे। और फिर अगला चीज, अब हम अगला टॉपिक या चैप्टर हम लोग कह सकते हैं कि इवोल्यूशन से लेंगे, जिसके लिए आप रेडी रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर आने वाले वीडियो को आप देखते रहिए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जो आप धीरे धीरे बिना किसी एफर्ट का आप तैयारी कर लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।